हेलो गाइस, आप सभी को लोगों का स्वागत है। आज हमारी क्लास जो है तो नई क्लास स्टार्ट हो रही है और रेलवे इंजीनियरिंग की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, रेलवे क्या है, रेलवे के बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। एज अ सिविल इंजीनियर, मतलब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या सिविल इंजीनियर हो या आगे आप किसी भी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कहीं ना कहीं अगर आप जॉब भी करते हैं तो वहाँ भी एक रेलवे का बहुत बड़ा वेटेज होता है ना। आप चाहे प्राइवेट में जाएं, रेलवे में, गवर्नमेंट में जाएं, कहीं जाएं, तो आज हम ओवरऑल रेलवे का एनालिसिस देखने वाले, ओवरऑल रेलवे का जो मेन इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। और आज हम ये सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं इसको अपन लास्ट तक ले जाएंगे। रेलवे के पूरे सभी टॉपिक, सभी कॉन्सेप्ट, सभी डाउट्स, चाहे किसी एग्जाम के लिए हो, स्पेशली कोई भी एजे एग्जाम के लिए हो, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं रेलवे से। रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग का नाम क्या है? एक तो रेलवे क्या है, दूसरी इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है ना। रेलवे क्या है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग तो आपको पता है कि साइंस में बहुत सारे जो फार्मूलेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका अप्लीकेशन करना इंजीनियरिंग है ना। साइंस में कुछ नियम बनाए गए हैं, चाहे वो फोर्स लोड को लेके हो या फिर फोर्स को लेके हो, मोशन को लेके हो, किसी चीज़ के लेके, उसके रिगार्डिंग कुछ भी कुछ नियम बनाए गए, उस नियम का उपयोग करना कहाँ सिखाया जाता है? इंजीनियरिंग में। उसका प्रैक्टिकल अप्लीकेशन इंजीनियरिंग में होता है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग तो हमको पता है, जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। रेलवे क्या है? रेलवे क्या है? रेलवे, रेल और वे, ये दो शब्दों से बना, रेल और वे। रेल का मतलब क्या होता है और वे का मतलब क्या होता है? वे का मतलब होता है रास्ता, जैसे हाईवे, हाईवे है ना, एयरवेज है ना, वाटरवे। वे का मतलब होता है रास्ता, और कौन सा रास्ता? पानी का रास्ता, हवा का रास्ता। हाईवे मतलब कि रोड का रास्ता है ना, हाईवे। ऐसे रेलवे, रेलवे का मतलब क्या होता है? रेलवे। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा आपको डिफरेंस ये बता देता हूँ कि प्रॉपर रेलवे क्या है, ये है या ये है, क्या है। तो देखिए, थोड़ा अंतर है इन दोनों में। आपको देखिए थोड़ा सा ये समझना होगा पहले से। ये जो आपको दिख रही है इसको कहते हैं ट्रेन। क्या कहते हैं इसको? ट्रेन। या इसको, और जो ये दिख रहा है, जो ये पटरियां दिख रही हैं पूरा, ये जो इनफैक्ट ये जो पटरी दिख रही है ना, इसको कहते हैं रेल। आपको ये डिफिनीशन अभी से रखना होगा। ये रेल है और ये ट्रेन है। ट्रेन को हिंदी में रेल नहीं कहते हैं, ट्रेन को हिंदी में कहते हैं रेलगाड़ी। इसको रेलगाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये रेल है और इसके ऊपर जो गाड़ी चलती है उसको कहते हैं रेलगाड़ी, ठीक है ना। ये आप हमेशा याद रखिए। और ये जो पूरा ट्रैक बना हुआ है, ये रेल है, एक ये रेल है, यहाँ ये स्लीपर्स लगे हुए हैं, यहाँ जो गिट्टी बिछी हुई है इसे बैलास्ट कहते हैं, ये बैलास्ट है। ये पूरा जो सिस्टम है इसको कहते हैं ट्रैक। इसको क्या कहते हैं? ट्रैक, है ना। आपको मैं थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा ट्रैक है, ये पूरा एक ट्रैक है ना। ये ट्रैक है पूरा, ये जो यहाँ बिछी हुई है ट्रैक है। ये देखिए, ये पूरा एक ट्रैक है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है? स्लीपर्स हैं और ये फास्टनर्स हैं, जो ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, है ना, जो कि स्लीपर को और रेल को पकड़ के रखते हैं कि यहाँ से छूट ना जाए, है ना। ये बैलास्ट है, ये रेल है ना। रेल को जो जोड़ते हैं तो यहाँ बिल्डिंग कर दी जाती है तो जुड़ जाती है दो रेल को, क्योंकि रेल की आप देखते होंगे एकदम इनफाइनाइट तक जाती है ना। तो इसकी लेंथ तो फिक्स होती है। फिर इसको क्या है, दो रेल है मान लो, है ना, इनको जोड़ते हैं तो ये तो बिल्डिंग करते हैं, फिर और बहुत सारी प्रोसेस करते हैं, वो अपन आगे चल के देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने ओवरव्यू दिखा दिया आपको कि रेलवे का क्या ओवरव्यू है ना। अलग अलग वेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग माध्यम है, जिसमें से रेलवे एक का माध्यम है ना। और रेलवे क्या होता है? आमतौर पर सस्ता होता है। सस्ता का मतलब क्या होता है? जनरल पब्लिक के लिए रेलवे सस्ता होता है। सस्ता क्यों होता है? सस्ता इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है तो ओवरऑल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एक साथ आप 1000 लोग, 2000 लोग को एक साथ इकट्ठा मूव करा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ऐसा और किसी भी उसमें पॉसिबल नहीं है ना। तो आप बस में कोई इतनी बड़ी बना सकते हो ना और कुछ। दूसरा ये है कि इसमें ईंधन खपत कम होता है पर व्यक्ति के हिसाब। जैसे मान लो 1000 लोग चल रहे हैं, है ना, तो इसमें ईंधन खपत कम होता है। ईंधन का खपत क्यों होता है? कम होता है क्योंकि जैसे मान लो, देखो, आप मान लो रोड में चलते हो, है ना,
आप मान लो रोड में चलते हो, रोड में क्या होता है कि टायर और रोड के बीच में आता है, क्या आता है, फ्रिक्शन आता है, घर्षण। इसके बीच में जो फ्रिक्शन आता है वो फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को रोकता है ना। ट्रेन के पटरी के ऊपर क्या है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है। फ्रिक्शन जब कम होता है तो फ्रिक्शन कम होने के कारण जो मोशन का रिस्ट्रिक्शन होता है वो नहीं होता, मतलब मोशन नहीं रुकता, जिसके कारण क्या होता है कि हमें फ्यूल कम लगता है। फ्यूल कम लगता है ओवरऑल, और मतलब सस्ता पड़ जाता है थोड़ा, ठीक है ना, इफिशियंट हो जाता है थोड़ा। इसलिए क्या है कि रेलवे जो है तो सस्ती है। हालांकि अब रेलवे का मेंटेनेंस इतना ज़्यादा अपने देश में बढ़ गया है, खासकर सरकार तो बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पा रही, इससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं कमा रही है, लेकिन रेलवे का जो अपने इकोनॉमी में, अपने इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान है। मतलब देखो, अगर सरकार रेलवे के ऊपर खर्च कर रही है 1 रुपये, है ना, 1 रुपये, सरकार को आ रहा है लमसम 1.02 रुपये, मतलब जो किराया वगैरह से सब वसूली करते हैं, इससे 1.2 रुपीज़ आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, है ना, इतना आते हैं। तो फिर आप लोग कहोगे कि यार फ़ायदा क्या है जब 100 रुपये में 102 रुपये आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो पिछले साल की एक रिपोर्ट आई थी कि 100 रुपये खर्च हुआ था और 98 रुपये ही वापस आया था, है ना, क्योंकि पूरा ट्रैक बनाना, ट्रैक को मेंटेन करना, सभी स्टाफ को सैलरी देना, इतना बड़ा विभाग है ना, तो 98 रुपये केवल आ रहा था। तो फिर कई लोगों ने कहा कि फिर रेलवे को और पूरी तरह से प्राइवेट कर देना चाहिए, है ना। लेकिन इसके पीछे देखो रीजन एक और दूसरा जो उसका पहलू, इकॉनमी का क्या पहलू है। देखिए इकॉनमी में क्या है कि जहाँ भी रेलवे ट्रैक, जहाँ भी कहीं रेलवे स्टेशन बनता है या रेलवे ट्रैक बनता है ओवरऑल, अगर किसी एरिया में रेलवे का एक्सपांसन होता है तो वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बड़ी देखी जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो ओवरऑल जो इंडिया की इकोनॉमी है ये 2 से 3 रुपए का देता है, मतलब अगर 1 रुपये देता है, लगाते हैं अपन, तो 2 से 3 रुपये जो है तो इसका रिटर्न हमें मिलता है एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो रेलवे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बहुत अच्छा काम कर रहा है ना। देखिए किसी को अपना माल भिजवाना, मान लीजिए कुछ फ्रेट भिजवाना है, रेलवे से भिजवा दिए, बहुत सस्ता पड़ जाता, वैसे भिजवाते तो बहुत महंगा पड़ता, दूर दराज में एरिया में भिजवाना है, ठीक है ना। ये है, ये आपको मैं छोटे छोटे डायग्राम दिखा रहा हूँ कि जब वहाँ रेलवे ट्रैक वगैरह बनते हैं तो कैसे इन ट्रकों का यूज कर लिया जाता है ना। चलिए आपको मैं थोड़ा इंडिया के लेवल पे दिखाता हूँ कि इंडिया के लेवल में रेलवे का क्या एक्सपांसन है। ये देखिए, ये जो आपको पॉइंट अलग अलग दिख रहे हैं ये रेलवे के जोन्स हैं। एक्चुअली पूरे इंडिया को रेलवे ने, जब अंग्रेज़ों ने इंडिया में रेलवे को लाया था, इंट्रोड्यूस किया था, तो उन्होंने कुछ कुछ जगह, स्पेशली इन जगहों में अंग्रेजों, क्योंकि मेनली कंट्रोल यहाँ से होता था, कोलकाता वगैरह से, यहाँ समुद्र के किनारे सब अपना माल ले जाया करते थे भारत से और ले आया करते थे। तो कोलकाता वगैरह में क्या था कि यहाँ उन्होंने सबसे पहले अपना बंदरगाह वगैरह ये सब बनाया था, कोलकाता में, चेन्नई में, इन एरिया में, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा विकसित किए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे जब अंग्रेज चले गए तो और जगह विकसित होने लगी, फिर पब्लिक के लिए हमने ज़्यादा यूज करना। पहले केवल वो मतलब कि फ्रेट का मतलब होता है माल, है ना, मतलब कि कच्चा माल, पक्का माल जो भी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके लिए ज़्यादातर यूज किया गया, क्योंकि अंग्रेज आए ही इस पर्पज़ से थे कि हमें बिजनेस करना है, व्यापार करना है, यहाँ से पैसा ले जाना है हमें कमा के, हमको यहाँ की डेवलपमेंट नहीं करनी है, यहाँ के लोगों का विकास नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उनका पर्पज़ नहीं था, वो तो ठीक है, उसका ये बाई प्रोडक्ट रहा कि हमें रेलवे मिल गई, नहीं उनका कोई मंशा क्या थोड़ी थी हमारे विकास करने की। जब हमारी सरकार बनी तो उसने फिर विकास करना शुरू किया। हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने पूरा इसके बारे में पूरी रा मैप बनाया। उस टाइम पे देश में इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि बहुत ज़्यादा कर भी नहीं सकते थे, है ना। लोग बाग अभी कहते हैं नेहरू जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, है ना। देखिए उस टाइम पे अपना देश इतना ज़्यादा गरीब था, रेलवे का भी जो विकास था वो बहुत धीरे धीरे हुआ, है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो ओवरऑल देखिए सभी जगह जोन बने। फिर क्या किया, रेलवे को बहुत सारे जोन्स में बांटा गया, क्योंकि एक जगह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो बहुत जगह हेड क्वार्टर्स बांटे गए, है ना, रेलवे के जोन्स बांटे गए। तो अभी कुल मिला के 18 जोन्स अभी प्रेजेंट में है, अभी 17 थे, अभी फिर एक और बढ़ा है ना, 18 जोन्स हैं। ये जैसे अलग अलग जोन्स हैं, जैसे ये बीच में अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये जबलपुर जोन है, ठीक है ना। इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, गोरखपुर है। इसका अपन डिटेल में एक मैं चार्ट आपको दूंगा कैसे याद रखना है ये सारी चीज़ें, है ना। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है, सिकंदराबाद है इधर, फिर हुबली है, मुंबई है, जयपुर है, दिल्ली है ना। बहुत सारे जोन्स में बांट दिया गया है, रेलवे जोन्स में बांट दिया गया। अब इन रेलवे जोन्स को प्रॉपर यहाँ से पूरा कंट्रोल किया जाता है कि कोई भी रेलवे का रूट कैसा है,
रेल कौन सी रेल कहाँ जानी है, प्रॉपर इसका सबका डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से कंट्रोल होता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके यहाँ दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। खैर इसको अपन एक बार और अच्छे डिटेल में करेंगे, अभी तो मैं केवल ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। हाँ तो चलिए अपन चलते हैं आगे, एक लंबा डिस्कशन है इसके बारे में अपन करेंगे, और भी डिस्कशन करेंगे, बीच बीच में अपन बताते रहेंगे आपको जो भी फैक्ट्स है, पॉइंट्स है ना। अभी अपन चलते हैं आगे की तरफ कि रेलवे के बारे में हमें जो एग्जाम के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है वो अभी हम देखते हैं, है ना। अपन ऐसे इस तरह से एनालिसिस पढ़ाई करेंगे कि अपन को कोई बोरिंग नहीं होगी, कोई बोरियत नहीं फील होगी, और अच्छे से करेंगे। चलिए अपन देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं कि रेलवे रूट्स कितने हैं इंडिया में और किस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया है ना। मतलब कि अलग अलग जो रूट्स हैं उनको किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है ना। तो रेलवे की जो अलग अलग लाइंस है ना, तो एक पूरे रेलवे सिस्टम को दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है। एक है बेस्ड ऑन रूट के बेस पे और स्पीड के बेस पे। रूट के बेस का मतलब क्या है? रूट के बेस का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कोई एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है ना, और इसमें जो है तो कोई एक रेल बिछाई गई है ना। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा भी नहीं बन रहा है, थोड़ा सा आप समझने के लिए देख लेना, है ना। अब ये बताइए आप, ये जो अपना रेल है, ये रेल का क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो शायद आपको दिख रहा होगा, है ना। अब इस रेल में कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, बेस्ड ऑन रूट का मतलब है कि कितना ज़्यादा इसमें ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मतलब इसमें रेल्स कितनी ज़्यादा गुजर रही हैं। जैसे कहते हैं ना बिजी रूट है, ये बिजी रूट है। बिजी रूट का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा रेल निकलती हैं। हो सकता है एक दिन में इस पटरी के ऊपर से कम, सॉरी मैं भी रेल बोल रहा हूँ यार, ट्रेन बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेन निकलती हैं। तो ये बिजी रूट का मतलब ये है कि इसमें हो सकता है एक दिन में कम से कम 20 ट्रेन निकलती हो, है ना। कोई रूट है जिसमें 10 ट्रेन निकलती, कोई रूट है जिसमें केवल 2 ट्रेन निकलती हैं। तो जो ये है बिजी रूट, है ना। तो अलग अलग मतलब कि कैपेसिटी अपन कह सकते हैं कि कितना ट्रैफिक का कितना कैपेसिटी है, कितना लोड है, ये होता है रूट के। जैसे मान लो ट्रंक लाइन है, ट्रंक लाइन ये ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे हम अपन गुजार सकते हैं, बहुत सारे टाइम्स गुजार सकते हैं ना। अब ये भी होता है कि पर्टिकुलर कौन सी रेल है और उसमें कितने टाइम हम एक दिन में गुजार सकते हैं, कितना वाइब्रेशन वो सह सकती है ना, कि और भी बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए बेस्ड ऑन स्पीड होता है, बेस्ड ऑन स्पीड इसको जो है तो 5 प्रकार से बांटा गया है। क्लास ए लाइन, क्लास बी लाइन, क्लास सी लाइन, क्लास डी लाइन, है ना, क्लास डी लाइन, ये जो रेलवे लाइन्स है ना। तो क्लास ए लाइन क्या है, क्लास बी लाइन क्या है, क्लास सी लाइन क्या है, क्लास डी लाइन क्या है, इसको अपन थोड़ा देखेंगे। पहले अपन ये देखें बेस्ड ऑन स्पीड का मतलब क्या है। जैसे देखिए कोई मान लो रेलवे लाइन है, और उस रेलवे लाइन को अपन स्पीड के बेस पे इस तरह से, मतलब कि उसमें कितनी हम मैक्सिमम स्पीड चला सकते हैं। जैसे मान लो कि जो ब्रॉड गेज है उसमें अपन स्पीड चला सकते हैं 120 150 किलोमीटर मान लो चला सकते हैं, ठीक है ना। वही अगर नैरो गेज है तो उसमें इतनी स्पीड नहीं चला सकते। अच्छा मान लो उसमें चला दिया तो क्या होगा, आपको कहोगे चला दोगे भाई साहब, तो ये रेलवे में क्या है, यहाँ कुछ वो लगे हुए हैं, नट बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये नट बोल्ट उखड़ पुखड़ के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, है ना। और हाल वही होगा जो अभी कानपुर में हुआ था 1-2 साल पहले। रेल इतनी भयानक जो पटरी से उतर गई थी, इतनी रेल बाहर हो गई थी, इतने लोग मरे थे, यही सब होगा, है ना। तो इसीलिए स्पीड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना। आपको स्पीड की लिमिट पहले सेट करनी होगी कि इसमें इतने ज़्यादा लिमिट नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। उसमें वाइब्रेशन आते हैं, कितना ज़्यादा वो वाइब्रेशन सह सकता है, जॉइंट जो हमने जॉइंट दिया है वो कितना ज़्यादा वाइब्रेशन सह सकता है।
तो चलिए अपन देखते हैं इसको, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट, रूट के बेस पे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जैसे मेनली जो 3 लाइन है, ट्रंक लाइन, मेन लाइन एंड ब्रांच लाइन, तो इसमें हम कैसे कैसे इसमें क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहला अपने पॉइंट देखते हैं परमिसिबल स्पीड, मतलब मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से। तो जो ट्रंक रूट है, ट्रंक लाइन है उसमें 120 दे सकते हैं, मेन लाइन है उसमें 100, और ये स्पीड कितनी होती है kmph, मतलब किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 120 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ये 100, और ब्रांच लाइन में 100 से कम ही हम देते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी, हाँ देखिए ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम उसमें कुछ भी जो लोड लगा रहे हैं, लोड दे रहे हैं, मतलब लोड कैसे देना है, जैसे मान लो ये पटरी है, ये स्लीपर से बिछे हुई है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ट्रेन ऐसे होती है, ये ट्रेन, अब ये ट्रेन का क्या है कि जो ये चक्के होती हैं, टायर होते हैं, ये 2 टायर एक एक्सल से लगे हुए होते हैं, फिर ये एक्सल आपस में से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सल होता है, ये एक एक्सल, ये हो गया दूसरा एक्सल, ऐसे ट्रेन बहुत सारे एक्सल से मिलके बनी होती है पूरा। तो एक एक्सल पे ऑन एन एवरेज कितना लोड आना चाहिए, वो 20 GMT मतलब ग्रॉस मेट्रिक टन, ग्रॉस मिलियन टन, है ना, ग्रॉस मिलियन टन है ना, 1 टन नहीं, मिलियन टन, मिलियन मतलब होता 10 लाख, है ना, आप कैलकुलेशन कर लेना कितना होगा। इतने GMT से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 GMT से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक किसमें, एक एक्सल में। तो अगर मान लो एक ट्रेन का डिब्बा है, उसमें 10 ठो एक्सल है, तो इसका मतलब क्या होता है 20 × 10 मतलब 200 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक डिब्बे में, एक ट्रेन के डिब्बे में। भारत में ही ट्रेन को ट्रेन के डिब्बे कहे जाते हैं, और कहीं जो है तो विदेशों में ट्रेन के डिब्बों को या ट्रेन के कोचेज को डिब्बा नहीं कहा जाता। इसको डिब्बा इसलिए कहा जाता है कहीं ना कहीं क्योंकि एक डिब्बा जैसे ये बिहेव भी करता है। आप अगर जाते हो किसी जनरल डिब्बे में आपने सफ़र किया है, तो वहाँ आप देखोगे कि लोग इस तरह भर देते हैं, मान लो 100 लोगों की सीट है, उसमें पता चला 500 लोग भरे हुए हैं, है ना। तो ऐसा मतलब कि कैपेसिटी ज़्यादा भरना क्या करता है, अपन जैसे किसी डिब्बे में कोई सामान भर देते हैं, है ना, इसीलिए ट्रेन का डिब्बा कहा जाता है भारत में। खैर मज़े की बात है। चलिए और आगे देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी हो गई 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें 10 से 20, और ब्रांच लाइन में इतना। फ्यूचर स्पीड का मतलब ये है कि आप अभी तो मान लो ठीक है 120 तक चला सकते हो, लेकिन आपका आगे का प्लान है, क्योंकि हमको रेलवे अगर हम बना रहे हैं तो हमको पूरा प्लान लेके चलना होता है कि अभी जो हम स्पीड दे रहे हैं, बाद में हो सकता है स्पीड बढ़ानी पड़े। स्पीड क्यों बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड देखिए इसलिए बढ़ानी पड़ेगी कि जैसे मान लो अभी आपने जो ये रूट बनाया है, ठीक है ना, मान लो ये रूट है इंदौर से लेके भोपाल का, ये रूट है, इसमें ये बिछा हुआ है ना ये। अब इसमें क्या है, अभी इसमें से मान लो ट्रेन गुजर रही है, ठीक है ना, अभी मान लो कि 120 की स्पीड से गुजर रही, अब 120 की स्पीड से गुजर रही हैं, अब बीच बीच में टाइम अंतराल भी देना होता है ना, कि मैक्सिमम इतनी ही ट्रेन गुजर, मान लो मैक्सिमम 10 बार इसमें गुजर सकती है ना, ऐसा मान लो कुछ है, जो भी रीजन्स है, बहुत सारे रीजन्स है, तो 10 बार तो गुजर सकती है। लेकिन अब पता चला ये अभी जा रही है, अब दूसरी ट्रेन के लिए टाइम लग रहा है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी स्पीड। तो अगर हमको स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ाने के लिए हमको इनके जॉइंट्स वगैरह मजबूत करने होंगे, जो इनके जॉइंट्स हैं, इसमें अच्छा क्वालिटी का और स्टील यूज करना होगा, है ना। तो इसलिए फ्यूचर स्पीड का मतलब ये है आगे स्पीड कितनी रखनी है, तो 160 होनी चाहिए, इसकी 120 होनी चाहिए, इसकी 100 से कमी होनी चाहिए, ठीक है ना। रेल सेक्शन का मतलब ये होता है कि जो पर्टिकुलर रेल, जैसे एक रेल का सेक्शन है, रेल का सेक्शन का मतलब वही जो मैंने बनाया था अभी, यही कहाँ बनाया था, ये रेल का सेक्शन है, ये है रेल का सेक्शन, है ना। मतलब रेल का एक प्रॉपर सेक्शन 1 मीटर का जो सेक्शन होता है, ये सेक्शन जो है इसकी मान लो लेंथ है ये 1 मीटर, इसका वजन कितना होना चाहिए, इसका वेट कितना होना चाहिए, इसका वेट जो है तो कितना होना चाहिए, तो यहाँ ये दिखाया गया है, इसका वेट 60 kg/मीटर होना चाहिए, है ना। इसका बामन थोड़ा कम हो सकता है, समझ रहे हो ना। देखो जितना आप ट्रंक लाइन बनाओगे वो महंगी जाएगी, और उसमें जो है तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसमें लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी,
स्पीड बढ़ जाएगी, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ब्रांच लाइन के लिए कितना होता है? 45 होता है। स्लीपर डेंसिटी, स्लीपर डेंसिटी को अपन बाद में देखेंगे, अभी आप थोड़ा इसको देख लीजिए, अपन इसको बाद में देखेंगे। m+7 m+8 होता है। m क्या है ये अपन देखेंगे, अभी आगे चल के देखेंगे, अभी आप इसकी टेंशन मत लीजिए, अपन डिटेल में पढ़ेंगे स्लीपर डेंसिटी, वहाँ अपन देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो ट्रंक रूट के बारे में हमने बता दिया, तीनों लाइन के बारे में बता दिया, क्या क्या कितना होना चाहिए। ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती है। और देखिए मेन जो 6 ट्रंक लाइन ट्रंक रूट्स हैं वो ऐसे ऐसे हैं। दिल्ली से हावड़ा, ट्रंक रूट मेनली ब्रॉड गेज में बनाई जाती है ना, तो दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा मुंबई, हावड़ा चेन्नई, मुंबई चेन्नई, जो मतलब मेन रूट्स हैं ना, आप देखोगे उनमें जो तो ट्रंक रूट्स बनाया गया है। और आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पीड, अभी हमने किसके? रूट के बेस पे देखा है ना, मतलब कि कैपेसिटी कैसी थी, ट्रैफिक की कैपेसिटी कैसी थी, उसके बेस पे देखा। अब हम स्पीड के बेस पे केवल देखते हैं, केवल और केवल इसमें स्पीड को फोकस लेके चलेंगे, है ना, कि स्पीड हमारी कितनी। तो देखिए मैक्सिमम स्पीड जो क्लास ए लाइन है, क्लास बी लाइन, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई अलग अलग है, इसके लिए कितना होता है? 160 है, और क्लास बी लाइन के लिए 130 है, क्लास सी लाइन के लिए 100 से 130 है, क्लास डी के लिए 100, क्लास ई के लिए 100 से कम। ये रेलवे लाइंस को जो बांटा गया अलग अलग, इसमें बांटा गया कि इनको कहाँ कहाँ चलाना, जैसे मान लो क्लास ए लाइन को कहाँ चला सकते हैं अपन, कहाँ यूज करेंगे, है ना, तो जो मेनली ब्रॉड गेज होंगी, है ना, ब्रॉड गेज होगी या स्टैंडर्ड गेज जो बड़ी चौड़ी गेज होती है, वहाँ ये यूज, वहाँ अपन मैक्सिमम स्पीड को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ का रेल सेक्शन मिनिमम 60 kg/मीटर होना चाहिए, है ना। और नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में जो रेल बिछा हुआ है पूरा, उसमें कम से कम इतने 1660 स्लीपर होना चाहिए, है ना, 1660 स्लीपर होना चाहिए, है ना। स्लीपर किसके बने होने चाहिए? स्लीपर बने होने चाहिए पीएससी कंक्रीट के, इलास्टिक फास्टनर। फास्टनर उसके जो होता है, फास्टनर कहते हैं कि जो नट बोल्ट्स लगे हुए होते हैं, जैसे मान लो कि ये रेल का सेक्शन है ना, इसको जोड़ने के लिए मान लो ये स्लीपर है, ठीक है ना, इसको जोड़ने के लिए यहाँ ये फास्टनर्स लगी होती है ये, और प्लस मान लो एक रेल है, ये मान लो एक रेल है, मान लेते हैं ये एक रेल है ना, और ये दूसरी रेल है, हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं। अब इसको हमें कनेक्ट करना है, तो हमें कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ एक नट बोल्ट है, इसको फिश प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिश प्लेट। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा, फिश प्लेट, इनको ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फास्टनर्स हैं इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि क्योंकि लोड बहुत इतना ज़्यादा आता रहता है तो उसमें ब्रिटल फेलियर ना हो। अब देखिए क्लास बी लाइन के लिए ये दिया है कि इसका जो रेल सेक्शन है 52 से कम नहीं होना चाहिए, क्लास सी लाइन के लिए भी इतना, और क्लास डी क्लास सी, है ना। आर का मतलब देखिए क्या होता है, आर का मतलब मैंने नहीं बताया, 90 आर यहाँ क्या लिखा है, चलिए मैं आपको आर का मतलब बता देता हूँ। आर का मतलब होता है, यहाँ भी लिखा है, आर का मतलब होता है पाउंड पर यार्ड। जैसे अभी हम वजन नाप रहे थे किसमें, kg/मीटर में नाप रहे थे ना, अब यहाँ है पाउंड पर यार्ड। इसका रिलेशन क्या है? तो इसका रिलेशन है कि 45 kg/मीटर में 90 आर होता है, ठीक है ना, पाउंड पर यार्ड, मतलब जस्ट दुगुना, आप ये मान सकते हो, थोड़ा सा याद रखने के लिए। अब देखिए दूसरा, इसमें नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर कितने होने चाहिए, तो ये हमने बताया क्लास सी लाइन में इतने हो सकते हैं, क्लास बी में इतने हो सकते हैं 1540, क्लास सी में भी, क्लास डी में इतने होने चाहिए, मिनिमम इतने मतलब होने चाहिए, 1540 से कम नहीं होने चाहिए। और स्लीपर टाइप कौन कौन से बने? क्लास बी लाइन के लिए कैसा बना होना चाहिए? इलास्टिक फास्टनर वही होना चाहिए ना। इसमें पीएससी के आप बना सकते हो, इसमें स्टील के या पीएससी के बना सकते हो, स्टील या पीएससी के बना सकते हो, इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये अपना पहला मेनली वीडियो रहा, मेनली रहा कि ओवरऑल इंट्रोडक्शन रहा। अब देखिए, अब हम इंजीनियरिंग सर्वे पर्टिकुलर कोई भी हमें रेलवे लाइन स्टार्ट करना है, बिछाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? इंजीनियरिंग सर्वे कंडक्ट करना होगा अलाइनमेंट के लिए। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई भी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको अपन किस तरह से अलाइन करें कि उसका जो पेपर में हमने जो निकाला है वही ऑन रोड हो जाए, ऑन ग्राउंड हो। अब जैसे मान लीजिए हमको रोड बनाना है, रोड में क्या है?
ये रोड की मान लो विड्थ है, कुछ विड्थ है मान लो 10 मीटर है। अब हमको इस तरह से करना है इसका अलाइनमेंट कि इसका जो सेंट्रल लाइन है, इसका सेंट्रल लाइन से इसके इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस इक्वल नहीं। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल लाइन है। एक अलाइनमेंट का मतलब ये है कि हमें किसी चीज़ की सेंट्रल लाइन डिसाइन करना, सेंट्रल लाइन को डिसाइड कर देना। तो हमें इंजीनियरिंग सर्वे फॉर रेलवे अलाइनमेंट, रेलवे का अलाइनमेंट करना है, उसके लिए इंजीनियरिंग सर्वे क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला सर्वे आता है, वो आता है रिकोनाइसेंस, है ना, रिकोनाइसेंस सर्वे, है ना। इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा होता है प्रिलिमिनरी सर्वे और तीसरा होता है लोकेशन सर्वे। अब देखो, जैसे मान लो कहीं हमें पता चला कि हमें, जैसे मान लीजिए इंदौर से, मान लो इंदौर से और ग्वालियर के लिए बनाना है, रेलवे ट्रैक बनाना है हमें वहाँ। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें सर्वे कंडक्ट करते हैं। सर्वे कैसे कैसे कंडक्ट करते हैं, पहला रिकोनाइज सर्वे होता है, रिकोनाइसेंस होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें हम पहले जाते हैं, जैसे मान लो हम जाते हैं इस बीच में, हम थोड़ा पहले रूट्स देखते हैं, ओवरऑल देखते हैं कि जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसमें कितने रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो ये रूट हो सकता है, दूसरा ये रूट हो सकता है, तीसरा ये रूट हो सकता है, चौथा ये रूट हो सकता है। कौन सा रूट सबसे अच्छा रहेगा, ओवरव्यू ऊपर से देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। जैसे मान लो ऊपर से देखेंगे, मतलब कि विजिबिलिटी जो आंखों से दिख रहा, क्या दिखेगा, जंगल पहाड़ दिखेगा, बीच में जंगल है पहाड़। मान लो हमने इस रूट में मतलब कि A1 दिया, A2 दिया, A3 दिया, A4 दिया, है ना। अब हमने कहा देखा इसमें जो है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं इस रूट में। यहाँ देखें तो यहाँ हमने कहा कि यहाँ पहाड़ तो नहीं है, पर यहाँ घाटियाँ हैं। मतलब घाटियाँ का मतलब ये है कि यहाँ पानी बहुत भरा रहता है, बरसात में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा, हमें पुल वगैरह बहुत बनाने पड़ेंगे, है ना। हमने चारों रूट्स को देख आया और देख के कहीं कोई बहुत बड़ी सिटी तो नहीं फंस रही है ना, ये सारी चीज़ें हम देख के, फिजिकल अवेलेबिलिटी देख के, और हमने इसमें 2-3 रूट को फाइनली मोटा मोटा देख लिया कि ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा कोई सिलेक्शन, रूट का सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ, हमने ओवरऑल देख लिया है ना, और देख के ओवरव्यू लेके और चले आए, ठीक है ना। तो ये होता है रिकोनाइसेंस, इसको कहते हैं रिकोनाइसेंस सर्वे, ठीक है ना। ये देखिए, रिकोनाइसेंस सर्वे मतलब होता है हमने क्या किया है, होल टेरिटरी का एक जनरल नॉलेज, जीके, है ना, एक जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान हमने अर्जित किया है, और कुछ सैलिएंट फीचर्स हमने उसके देखे। सैलिएंट फीचर्स का मतलब क्या है कि उसमें कोई जंगल तो नहीं है ना, कोई पहाड़ तो नहीं है ना, और कोई पर्वत नहीं है ना, माउंटेन तो नहीं है, कोई घाटी तो नहीं है, घाटी मतलब कि कोई गहरा एरिया, है ना, कोई सिटी तो नहीं है ना, कोई बहुत बड़ी सिटी तो नहीं। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया ओवरऑल कि क्या क्या है, ठीक है ना। फिर दूसरा स्टेज आता है कि प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो कि अपन गए थे, जैसे अपन ने जैसे मान लो 2 रूट डिसाइड किए, इन रूट से हम कर सकते हैं ये 2 रूट। उनमें क्या है कि हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे, इसमें से थोड़ा एस्टिमेट लगाएंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, 2-3 जगह थोड़ा बेंच मार के देखेंगे, है ना, कि क्या क्या कैसा कैसा, और हम देखेंगे कि थोड़ा ज़्यादा सस्ता कौन सा पड़ रहा है, इकोनॉमिकली कौन सा थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, वीक। मतलब मान लो हम इसमें बनाते हैं, मान लो हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना, या तो हमें पहाड़ पे बनाना पड़ रहा है, या घाटी पे बनाना पड़ रहा है, या सिटी से होकर निकालना पड़ रहा है। तो मान लो हमारे पास 3 ही रूट है, चौथा रूट नहीं है, और मतलब रूट नहीं है, तो हम ये देखेंगे हमको ज़्यादा सस्ता कहाँ से पड़ेगा। पहाड़ से बनाएंगे, तो पहाड़ को काट के बनाएंगे, है ना, सुरंग बना के बनाएंगे। घाटी में बनाएंगे तो यहाँ बहुत सारे ब्रिज बना के बनाएंगे, है ना। सिटी से बनाएंगे तो हो सकता है यहाँ नीचे ले जाना पड़े, या फिर ऊपर मेट्रो वगैरह ले जाना पड़े। तो हमें ज़्यादा सस्ता कहाँ पड़ेगा ये भी देखना है ना, इकोनॉमिकल कहाँ पड़ेगा। तो दूसरे जो प्रिलिमिनरी है उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम रूट को डिसाइड करते हैं कि अब हम इसमें से करेंगे, हम फाइनल कर लेते हैं रूट को। हम 2 जगह 3 जगह बेंच मार्क सेट कर करके, जैसे मान लो हमने यहाँ की थोड़ी मोड़ी देख लिया कि यहाँ क्या कैसा है सिस्टम, और फिर उसके बाद जो है तो रूट को डिसाइड करते हैं ना। तो इसमें हम प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या करते हैं, आप बहुत सारे अल्टरनेट रूट्स को देखते हैं, और इसमें जो है तो रेलवे थोड़ा एक्यूरेसी के साथ हम देखते हैं इसमें, और फाइनल रूट को हम डिसाइड कर लेते हैं,
इस सर्वे में हम फाइनल रूट को डिसाइड कर लेते हैं। तीसरे में क्या होता है, फिर लोकेशन सर्वे, लास्ट सर्वे, फाइनल सर्वे होता है। इसमें हम एकदम डिटेल में एस्टीमेट बनाते हैं। हम जैसे क्या होता है, पर्टिकुलर जगह जगह, इसमें कम से कम काफ़ी जगह, जैसे मान लो ये ए से बी पॉइंट है, हमारा रूट फाइनल होगा, तो इसमें कम से कम बहुत सारे जगह हम इसमें इनके प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, मतलब इनके सैंपल्स लेते हैं। जैसे मान लो सॉइल का सैंपल लेते हैं, है ना, कि यहाँ की सॉइल कितना लोड वहन कर पा रही है, और डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं। डिटेल में एस्टीमेट बनाते हैं कितना खर्चा आएगा ओवरऑल डिटेल में, है ना। लोकेशन चेक करते हैं कि यहाँ लोकेशन में कौन कोई रह रहा है, मतलब कौन सी बस्तियाँ हैं, कितने लोग इफ़ेक्टिव होंगे, और सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर एक एस्टीमेट बना के, बेंचमार्क जगह जगह सेट करके और प्रॉपर एस्टीमेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन इसमें पेपर में जो बनाया, पेपर में बनाया और फिर इसको फील्ड में भी हमने उतार दिया, है ना। फील्ड में मतलब कि लेआउट भी कर दिया, कि जो हमने पेपर में ड्राइंग बनाई थी उसको जो है तो फील्ड में उसका लेआउट दे दिया, वहाँ लेआउटिंग कर दी कि हमें यहाँ से ये करना है ना। मतलब कि पेपर वर्क भी क्या, फील्ड वर्क भी क्या। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम जो ओवरऑल जो हमारा इंजीनियरिंग सर्वे होता है वो पहले रिकॉनाइसेंस होता है, फिर प्रिलिमिनरी होता है, फिर लोकेशन सर्वे होता है, ठीक है ना। ये 3 एक ये हम करते हैं कि ट्रैफिक सर्वे करते हैं। ट्रैफिक सर्वे का मतलब ये है कि हम पहले ये तो देखेंगे ना कि वहाँ लोग बाग रहते हैं जहाँ हम ये बना रहे हैं कि नहीं रहते हैं। अगर यही नहीं दे, सबसे पहला सर्वे एक्चुअली यही होता है ना। सबसे पहले तो हम ये जाते हैं कि वहाँ रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। कोई किसी ने ऐसे ही कह दिया, किसी इंजीनियर का मन हुआ कि चलो यार करते हैं, किसी मान लो जो सबसे बड़ी पोजीशन में चीफ इंजीनियर होता है, तो उसने कहा कि चलो करते हैं, बनाते हैं प्रोजेक्ट, कुछ काम नहीं है चलो बनाते हैं। तो वैसा तो नहीं है कि फिर उसका मना बनाने चल दिया, वो पहले जाएगा प्रॉपर, वहाँ देखेगा कि वहाँ लोग बाग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे मान लो इंदौर से ग्वालियर का अपन ने लिया, तो हम देखते हैं कि यहाँ से लोग कितना ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितना रिक्वायरमेंट है ना। अब अगर हम चलाएंगे तो ये चीज़ सस्टेनेबल रहेगी, मतलब सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। पता चला हमने बना दिया, उसमें कोई ट्रेन में कोई चढ़ ही नहीं रहा, कोई किराया ही नहीं आ रहा, फालतू खर्चा हमने कर दिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रैफिक सर्वे। तो ट्रैफिक सर्वे के बाद फिर ये शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो अपन ये 4 टाइप से मान सकते हैं, ट्रैफिक सर्वे भी करते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल आज हमने क्या क्या देखा, चलिए आज हम समअप कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए आज हमने पहले तो थोड़ा ट्रेन का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, क्या कैसे हैं, क्या रेलवे ट्रैक्स वगैरह, ये रेलवे ट्रैक्स हैं। फिर क्या देखा हमने, फिर हमने देखा कि जोन्स बहुत सारे हैं, इसको अपन डिटेल में भी देखेंगे। रेलवे रूट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया ये देखा हमने, है ना, कैसे कैसे किया गया। फिर सर्वे कौन कौन से अलग अलग सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे रेलवे अलाइनमेंट के लिए, ये क्या। अब हम आगे और देखेंगे, अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिटेल में भी देखेंगे। तो अब बने रहिए, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। थैंक यू।